मेघालय में मतगणना के बाद हिंसक हुआ माहौल, सार्वजनिक संपत्तियों को हुआ नुकसान, कई जगह लगाया गया कर्फ्यू। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने 2024 को लेकर की बड़ी बैठक, तैयारी की नई रणनीति, हारी हुई सीटों को लेकर हुआ मंथन। 2024 में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी, ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान, किसी से गठबंधन नहीं करेगी पार्टी। इंदौर टेस्ट में टीम इंडिया हारी, ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से जीत की मुकाबला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी ने साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मिशन 80 का लक्ष्य तैयार कर लिया है और उसके लिए पार्टी अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई है। तो वहीं आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने लखनऊ में हारी हुई सीटों को लेकर मंथन किया और 14 सीटें हैं जो बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई है। इनमें 12 ऐसी सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी 2014 में जीती थी, लेकिन 2019 में गंवा बैठे और इसके लिए अब पार्टी नए सिरे से रणनीति बना रही है। और इस दौरान केंद्रीय मंत्री का क्लस्टर जहां तैयार किया गया है, तो वहीं पार्टी ने प्रदेश के पदाधिकारियों का भी क्लस्टर तैयार किया गया। आज जो बैठक हुई है उसमें 14 लोकसभा सीटों पर पार्टी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाएं और रैलियां कराने को लेकर चर्चा हुई और माना जा रहा है कि जल्द इनके प्रवास कार्यक्रम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो विस्तारक है उन्हें भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी ने जो 80 सीटें जनता को जीतने का लक्ष्य रखा है उसमें यह 14 सीटें काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल पूरे देश में बीजेपी ने 160 ऐसी सीटें चुनी है जो वह नहीं जीत पाई थी और इसके लिए 5 सदस्यों की लोकसभा संयोजन की भी कमेटी बनाई है। सुनील बंसल के अलावा कुछ और भी सदस्य उसमें शामिल है। वहीं केंद्रीय मंत्री के साथ साथ संयोजक भी इन सीटों पर जाकर प्रवास करेंगे और उत्तर प्रदेश के महामंत्री संगठन के पद से हटने के बाद आज अब राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल पहली बार कोई बड़ी बैठक करने लखनऊ पहुंचे। तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और दिन भर उनसे मिलने के लिए सरकार के मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों का तांता भी लगा रहा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो इस बीच राज्य के तमाम हिस्सों में हिंसक घटनाएं देखने को मिली है। मतगणना के बाद कई हिस्सों में देखते हुए पश्चिम जनजातीय हिल्स जिला प्रशासन ने सहनिया गांव में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया है। जानकारी के अनुसार जमकर पत्थरबाजी भी की गई है और कारों को आग के हवाले कर दिया गया है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो वहीं हिंसा सोहरा और मायरंग जैसे क्षेत्रों में भी हुई है जहां धारा 144 लागू की गई है। इसके अतिरिक्त सहनियाग के जिला मजिस्ट्रेट ने पोस्ट काउंटिंग के हिंसा के बारे में जानकारी मिलने के बाद ये कर्फ्यू लगाया है। और वही वेस्ट जेंटिया हिल्स के डीसी ने चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि अगर मेघालय के चुनाव के बाद हिंसा पर काबू नहीं पाया जाता तो ये फैल सकती है। साथ ही साथ सार्वजनिक संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है और लोगों की जान भी जा सकती है। वही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट बीएस सोहलियार ने कहा कि तुरंत हिंसा को रोकने के क्षेत्र में सार्वजनिक शांति को बहाल करने के लिए धारा 144 सीआरपीसी के तहत कर्फ्यू को सहानिया गांव में तत्काल प्रभाव से लगाया गया और आगे के आदेशों तक जारी रहेगा। वही बताया जा रहा है कि सोहरा में एक स्थानीय समाचार चैनल ने एक गलत खबर चला दी थी कि एनपीपी उम्मीदवार ग्रेस मैरी खारपुरी ने शेला विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल हुई है, लेकिन वह बढ़त बनाई हुई थी। लेकिन बाद में इस सीट से बताते चले कि यूडीपी के उम्मीदवार बालजीत सिंह ने जीत हासिल की है। इसी के साथ एनपीपी के कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू हो गए और जमकर पत्थरबाजी की।
तो वहीं जेएनयू ने परिसर शारीरिक हिंसा, गाली गलौज और धारा देने पर छात्रों को 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आपको बताते चले कि विश्वविद्यालय की कुलपति ने गुरुवार को यह जानकारी दी है और वहीं जेएनयू के छात्रों के अनुशासन और उचित आचरण के नियम शीर्षक वाले 10 पन्नों के दस्तावेज में प्रदर्शन और जालसाजी जैसे विभिन्न कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान किया है। इसमें प्रोटेक्ट स्तर की जांच की प्रक्रिया और बयान दर्ज करने की भी प्रावधान है। इसमें 5,000 रुपये को लेकर 5,000 रुपये तक जुर्माना या विश्वविद्यालय से निष्कासित और प्रवेश निरस्त करने का भी प्रावधान है। वहीं जेएनयू के कुलपति शांति श्री पंडित ने पीटीआई भाषा से कहा कि मुझसे इस तरह के सर्कुलर की जानकारी नहीं थी। मुझे किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की वजह से हुबली में हूं और मुख्य प्रोक्टर में दस्तावेज जारी करने से पहले मुझसे सलाह नहीं ली है। वहीं उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि इस तरह की दस्तावेज तैयार किया जा रहा और मुझे अखबारों से इसके बारे में पता चला, इसलिए मैंने इसे वापस ले लिया है। तो बताते चले कि जेएनयू में नए प्रावधान किए गए हैं, जहां पर बताते चले कि वही इस पूरे प्रावधान को लेकर विश्वविद्यालय की कुलपति ने गुरुवार को ये जानकारी दी कि उन्हें जेएनयू के छात्र के अनुशासन और उचित आचरण के नियम शीर्षक वाले 10 पन्नों के दस्तावेज में प्रदर्शन और जालसाजी जैसे अलग अलग कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान है, जिसमें प्रोटेक्टर स्तर की जांच भी प्रक्रिया और बयान दर्ज करने का भी प्रावधान है। इसमें 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना है या विश्वविद्यालय से निष्कासित करने और प्रवेश निरस्त करने का भी प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई भाषा से कहा कि मुझे इस तरह के सर्कुलर की जानकारी नहीं थी और मुझे किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की वजह से हुबली आई हूं, जहां पर मुख्य प्रोक्टर ने दस्तावेज जारी करने से पहले मुझसे सलाह नहीं ली है। तो वही राजस्थान विधानसभा में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन घोटाला नहीं किया है और चेक से पेमेंट किया है, वही रजिस्ट्री का पैसा भी नहीं दिया है। और आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। जगह को छोड़कर माइग्रेट किए, वो आज भी इधर धक्के खा रहे हैं। उनकी भूमि को लोगों ने फार्म लेकर और वहां पर करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। दिल्ली से वो रॉबर्ट वाड्रा वहां पर आकर जमीनें ली, उसने जमीनें ली और उसका नाम ईडी में आया। ये एमएफए नाम। सभापति महोदय, जो इस सदन के सदस्य नहीं है उनके बारे में क्या उन्होंने नोटिस? आप अडानी सदस्य हैं क्या? अडानी सदस्य हैं? अडानी सदस्य हैं? गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, अडानी अंबानी सदस्य है क्या? नाम उन्होंने लिया है। नहीं, आप ये कैसे बोल रहे हो? अडानी अंबानी सदस्य। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा परिषद में सफाई दी कि उन्होंने विधानसभा के नेता विपक्ष अजित पवार और विधान परिषद के विपक्ष के नेता अबान दास दानवे को देशद्रोही नहीं कहा था। उन्होंने नवाब मलिक को देशद्रोही कहा था, जिनका आर्थिक संबंध देशद्रोही दाऊद इब्राहिम के साथ है। मुख्यमंत्री शिंदे ने जोर देकर कहा कि यदि किसी देशद्रोही व्यक्ति को देशद्रोही कहना अपराध है तो यह अपराध में 50 बार करूंगा। वही साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अब्बादास दानवे में मुख्यमंत्री शिंदे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया है और दानवे का कहना था कि बजट सत्र की पूर्व संध्या 26 फरवरी को विपक्ष ने सरकार की चाय पार्टी का बहिष्कार किया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि अच्छा हुआ कि हम देशद्रोहियों के साथ चाय नहीं पी सके। शिंदे के बयान के खिलाफ विरोधी पक्ष नेता दानवे ने सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया है। वही एनपीसी एमएलसी शशिकांत शिंदे सहित विपक्षी नेताओं ने कहा कि शिंदे सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं। जब महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन किया जा रहा है तब उन्होंने विधायकों को एक साथ लाने में मदद की और कैबिनेट में मालिक के साथ बैठे थे।
बताते चले कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को विधान परिषद में सफाई दी है और उन्होंने विधानसभा के नेता विपक्ष अजीत पवार और विधानसभा परिषद के विपक्ष के नेता अब्बास दानवे को देशद्रोही कहा था। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि नवाब मलिक को देशद्रोही कहा था, जिनका आर्थिक संबंध देशद्रोही दाऊद इब्राहिम के साथ है। और वही मुख्यमंत्री शिंदे ने जोर देकर कहा कि यदि किसी देशद्रोही व्यक्ति को देशद्रोही कहना अपराध है तो यह अपराध मैं 50 बार करूंगा। तो वहीं मेघालय के मुख्यमंत्री संग्राम ने आपको बताते चले कि सरकार बयान का दावा पेश करने के लिए शुक्रवार को राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर सकते हैं। वहीं अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा कि सत्तारूढ़ एनपीपी के अध्यक्ष संगमा शुक्रवार सुबह 11:30 बजे राजभवन जाएंगे और विधानसभा चुनाव परिणामों से अवगत कराने के लिए राज्यपाल से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि एनपीपी और अन्य सहयोगी दलों के विधायक भी उनके साथ जाएंगे और वे अगली सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। नेशनल पीपुल्स पार्टी गुरुवार को राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जिनसे 27 फरवरी को 59 निर्वाचन क्षेत्रों में से 26 सीटों पर जीत हासिल की है। और वहीं कांग्रेस ने मेघालय के एनपीपी द्वारा राज्य में अगली सरकार बनाने के लिए अपनी पूर्ववर्ती सहयोगी बीजेपी का समर्थन मांगने को विधानसभा में बताया है। वही बताते चले कि माइलीम विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले कांग्रेस विधायक रोनी भी लिंगदोग ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि एनपीपी सबसे भ्रष्ट सरकार है और वो बीजेपी के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो वहीं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ मतलबी लोगों ने ग्रंथों से अपनी तरफ से चीजों को डाला है, इसकी समीक्षा जरूरी है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। ये चॉइस तो हमारा है, ये चॉइस सिखाने वाला धर्म है, संतुलन देने वाला धर्म है। तो हमारा धर्म ये विज्ञान के अनुसार चलता है और विज्ञान को मनुष्य के लिए लाभकारी होने के लिए उस धर्म की आवश्यकता है। और इसलिए ये विज्ञान सामने लाना हमारी परंपराओं में, हर विषय में दुनिया के अन्वेषण के हमारे पास हमारे पूर्वजों का किया कुछ न कुछ है। तो वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफ विपक्षी एकता की बातें सुनने को मिल रही थी, तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसे खारिज करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 टीएमसी लोकसभा का चुनाव अकेले ही लड़ेगी, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और यानी बीजेपी का सामना करने के लिए मैदान में पार्टी अकेले उतरने की तैयारी में है। तो बताते चले कि वहीं कहीं ना कहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफ विपक्षी एकता की बातें सुनने को मिल रही थी, लेकिन इसी दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसे खारिज करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 टीएमसी लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगी, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे और बीजेपी का सामना करने के लिए मैदान में पार्टी अकेले उतरने के लिए तैयार रही है। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीएसपी विधायक राजू पाल और इस हत्याकांड के गवाह उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की हत्या के प्रयास और फिरौती के एक मामले में जनता जमानत खारिज कर दी गई है। यह आदेश अली अहमद की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में अली का नाम सामने आया है, वो माफिया बनने को अग्रसर है और ऐसे में अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वो गवाहों पर समाज के लिए खतरा साबित होगा। वहीं कोर्ट ने कहा कि माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके परिवार ने अपराध के जरिए
अकूत धन संपत्ति जमा की है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी याचिकाकर्ता एक ऐसे कुख्यात अपराधी और बाहुबली माफिया डॉन का बेटा है जिस पर 100 से ज्यादा हत्या, अपहरण, फिरौती और प्रॉपर्टी पर कब्जे के मामले दर्ज है। खुद अली पर भी 3 आपराधिक मामला दर्ज है और हाल ही में याचिकाकर्ता का नाम दिन दहाड़े और दुस्साहसिक तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में भी सामने आया, जो बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में प्रमुख गवाह था। इस हत्याकांड में राजू पाल के अलावा 3 अन्य लोग भी मारे गए थे। ऐसे में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं होगा। वहीं गौरतलब है कि अली अहमद के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज कर उसके खिलाफ पहली एफआईआर अतीक अहमद के रिश्तेदार जिसान अहमद ने 31 सितंबर 2021 को कर ली थी और दर्ज कराई गई थी। वहीं 5 करोड़ की रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाया। पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन का एक समूह गुरुवार को रूसी सीमा में घुस गया है और आतंकवादी कृत्य के तहत नागरिकों पर गोलियां चलाई है। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद रूस बौखला गया है और ऐसे में संघर्ष और भीषण हो सकता है। ब्रांस्क क्षेत्र के गवर्नर ने कहा कि यूक्रेन के हमलावरों ने एक सीमावर्ती गांव बुलेचाने में एक नागरिक कार पर गोलीबारी की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 10 लाख बताते चले कि 10 साल की लड़की भी घायल हो गई है। उधर यूक्रेन ने रूसी दावे का जोरदार खंडन किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के एक स्टे टीवी पर कहा कि यूक्रेन ने एक बार भी आतंकवादी कृत्य किया है, सीमा क्षेत्र में प्रवेश किया और नागरिकों पर गोलियां चलाई। उन्होंने देखा कि यह एक नागरिक कार थी जिसमें लोग और बच्चे बैठे थे और वही फायरिंग कर दी है। ऐसा ही लोग जो हमें ऐतिहासिक स्मृति से वंचित करने का कार्य निर्धारित करते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। पर उन पर दावा बनाने के लिए इन आरोपों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडियालेक ने ट्वीट किया कि क्लासिक जानबूझकर उकसाने वाला काम कर रहे और बताते चले कि आरपीएफ दूसरे देश पर हमले से सही ठहराने के लिए अपने लोगों को डराना चाहते हैं। रूस ने पहले ब्रांस्क क्षेत्र सहित रूसी सीमा क्षेत्र पर कुछ यूक्रेनी मिसाइल और ड्रोन हमलों की सूचना भी दी थी। तो वहीं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की दुनिया भर में फैंस है और अक्सर कई फैन अपने सुपरस्टार से मिलने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। बुधवार को भी ऐसा ही मामला एक सामने आया है। दरअसल किंग खान के फैंस ने बुधवार की रात लिमिट क्रॉस करते हुए एक्टर के बांद्रा स्थित बंगले मन्नत में घुसने की हिमाकत की है। हालांकि शाहरुख खान के घर में घूमते हुए दोनों युवकों को देखते ही सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया और इसके बाद मन्नत के हाउस मैनेजर ने गुरुवार को दोनों फैंस को बांद्रा पुलिस को सौंप दिया है। वहीं बांद्रा पुलिस ने बताया कि पकड़े गए दोनों युवकों की उम्र 19 से 20 साल है। दोनों को शाहरुख खान के बंगले में घुसने पर वहां पर ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वे गुजरात से आए हैं और शाहरुख खान से मिलना चाहते हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ अनुमति के निजी संपत्ति में प्रवेश करने का मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। कथित तौर पर बताया जा रहा है कि मामला गुरुवार सुबह को हुआ था, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे कंफर्म नहीं किया गया है। तो वही ऑस्ट्रेलिया ने जीता मुकाबला है। बताते चले कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का तीसरा मुकाबला टीम इंडिया ने गंवा दिया है। इंदौर में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 9 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। ये महज 2.25 दिनों में ही ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत को पटखनी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए मैच के तीसरे दिन महज 76 रन बनाने थे, जो उन्होंने पहले सेशन में ही बना दिए थे। यहाँ तीसरे दिन के पहले सेशन में 76 रन के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती जरूरत ही खराब थी, लेकिन बाद में कंगारू बल्लेबाजों ने पहले बेहद संभलकर बल्लेबाजी की और फिर ताबड़तोड़ अंदाज में रन बनाते हुए हासिल कर लिए। बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन के पहले ओवर में ही उस्मान ख्वाजा का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद उम्मीद जगी थी कि भारतीय टीम आसानी से ऑस्ट्रेलिया को यह टारगेट हासिल नहीं करने देगी, लेकिन
ड्रेविड्स हेड और मार्शल लाबुर्सन और के बीच 78 रन की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया की हार आसान कर दी है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।